रहीम। मैं सबसे पहले तो आज जो एक हुकूमत साजी का अमल है मुकम्मल हुआ है और उसके नतीजे में इस बलूचिस्तान असम्बली के कायद ऐवान मुंतखब होने पर मोहतरम मीर जाम कमाल ख़ान साहब को आलियानी साहब को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। लेकिन ये मुबारकबाद सिर्फ रस्मी है। जो दिल से मुबारकबाद आपको उस वक्त हम पेश करेंगे जब जिस तरह मेरे सारे भाइयों ने और दोस्तों ने बात की, चाहे वो हुकूमती बेंचों से अब उनका ताल्लुक़ है या हमारी तरह अपोजिशन पे बैठे हैं, उन्होंने बलूचिस्तान की आपके सामने और इस ईवान के सामने, स्पीकर साहब के सामने एक मुकम्मल अक्स कशी की है। बलूचिस्तान में दरअसल मुबारकबाद एक दूसरे को हम उस वक्त देंगे जब बलूचिस्तान की 86% लोग जो गुर्बत से नीचे की ज़िंदगी गुजार रहे हैं वो उनकी हालत बेहतर हो और बलूचिस्तान दीगर कम अज़ कम, अगर बलूचिस्तान पाकिस्तान के दीगर सूबों के कम अज़ कम बराबर आ जाए, अगर दीगर मुल्कों के बराबर नहीं आता। हम मुबारकबाद के इक़दार उस वक्त ठहरेंगे जब बलूचिस्तान में 25 लाख बच्चे जो सिर्फ़ और सिर्फ इस असम्बली में बेहतर कानून साजी, बेहतर मनसूबाबंदी ना होने के बायस या प्लानिंग एंड डेवलपमेंट की ना होने के बायस 25 लाख बच्चे जो स्कूल से महरूम हैं, जिस दिन वो स्कूल जाना शुरू कर देंगे, यकीनन वो दिन होगा जब हम सब मुबारकबाद के इस मुस्तहक़ होंगे। जनाब वाला, कायदे ऐवान के सामने सारे दीगर दोस्तों ने अपनी बातें रखी। बलूचिस्तान को इस वक्त काफ़ी मुश्किलात का सामना है, चाहे आप हुकूमत में हैं या अपोजिशन में हैं, या हम सब यहाँ पर हक़ की नुमाइंदगी जो हमें सौंपी गई है बलूचिस्तान के दूर अफ्तादा इलाकों से, मैदानों से, पहाड़ों से, रेगिस्तानों से। मुझ जैसा शख्स जो खरान जैसे ज़िले से कामयाब होकर आया है, 9,000 साढ़े 9,000 स्क्वायर किलोमीटर पर मुश्तमिल इलाका है, जहाँ पर जब मैं घर घर वोट लेने गया तो मैं समझा था शायद बेरोज़गारी सबसे बड़ा मसला होगा, भूख सबसे बड़ा मसला होगा, लोगों के लिए एनर्जी, तवानाई, बिजली बहुत बड़ा मसला होगा। लोग मुझसे यूनिवर्सिटी, कॉलेज और अच्छे हॉस्पिटल का मुतालबा करेंगे। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि जिस सूबे को 18वीं तरमीम के बाद 2010 के बाद सालाना 120 अरब रुपए मिलते हों, उस सूबे में अभी भी जब हर घर का दरवाज़ा खटखटाएंगे वहाँ सबसे पहले आपको उसके दरवाजे से एक बलकता हुआ बच्चा निकलेगा, प्यास से बलकता हुआ बच्चा निकलेगा। आपको हर गांव, हर गली, हर मैदान में आपको एक औरत के हाथ में बाल्टीन उठाए, अपनी चादर और चारदीवारी की परवाह किए बगैर वो घर से निकलकर सैकड़ों मीटर यानी 10 से 15 किलोमीटर दूर जाके पानी लाना पड़ता है। बलूचिस्तान के अंदर 82% लोगों को पीने का साफ पानी मुयस्सर नहीं। जनाब वाला, मेरे सामने ये लिस्ट पड़ी हुई है पाकिस्तान के ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की। जनाब स्पीकर साहब, मैं यकीनन थोड़ी देर के बाद आप मुझे कहेंगे कि मुख्तसर करें, आज मुबारकबादी की दिन है, लेकिन अगर मुझे पहले तकरीर का मौका देते तो मैं सबकी सिफारिश करता कि आज दिल खोल कर दोस्तों को बोलने दें, क्योंकि कायदे ऐवान ने 5 साल के लिए, 2 साल के लिए, 1 साल के लिए, हुकूमतों का पता नहीं चलता, अगर थोड़ी बहुत कोशिशें हों तो बाद में हुकूमतें बदल भी जाती हैं, लेकिन जितने अरसे के लिए उनको मौका मिलेगा कम अज़ कम वो अपनी डायरेक्शन सेट करें, वो अपने डेवलपमेंट का डायरेक्शन सेट करें, वो अपने सोशल प्लानिंग का डायरेक्शन। इसीलिए मैं डर गया, अभी नहीं बोलूंगा दरमियान में। थैंक यू सर। वो अपने डेवलपमेंट का डायरेक्शन सेट करें। वो जिन डिस्ट्रिक्ट्स में वो नहीं गए हैं उन डिस्ट्रिक्ट के नुमाइंदे जहाँ बैठे हैं, काफ़ी दोस्तों ने डिस्ट्रिक्ट के हवाले से बात की, लेकिन एक अपने डिस्ट्रिक्ट के साथ साथ मैं पूरे बलूचिस्तान के हवाले से एक जिम्मेदार नुमाइंदा हूँ। और हमने हमेशा कोशिश की है कि क्योंकि बलूचिस्तान में अगर कोई एक तहसील भी भूखा, प्यासा और बेरोज़गारों से भरा पड़ा रहेगा, उस वक्त तक बलूचिस्तान में खुशहाली नहीं आ सकती। बलूचिस्तान के अंदर एक कॉस्मेटिक सा पीस नज़र आता है, एक नुमाइशी सा अमन बलूचिस्तान में है, लेकिन बलूचिस्तान में खुशहाली कतई नहीं आ सकती जब तक ये असम्बली, इस असम्बली के नुमाइंदे, हमारे साथ मुंसलिक काम करने वाले ब्यूरोक्रेट्स, हमारे दीगर मौक़ में जो प्लानिंग एंड डेवलपमेंट की शिकल में है, वो अपनी जिम्मेदारियां महसूस न करें। बलूचिस्तान के चेहरे पे एक बहुत बदनुमा दाग है जिसको हम कभी भी अपनाने की बात नहीं करते। मैं शुरू भी करता हूं अपने दोस्त मोहतरम जाम कमाल साहब के डिस्ट्रिक्ट से। उनको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान में जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की जो रिपोर्ट निकली है, हर साल निकलती है, हर 2 साल 3 साल के बाद,
ملٹی ڈائمینشنل پاورٹی انڈیکس جس میں غربت کی تمام اضلاع کی اور پاکستان کی جو نشاندہی کی جاتی ہے UNDP UN اور اب تو پلاننگ کمیشن والے بھی نکالتے ہیں، اس میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جام صاحب، آپ اور آپ کے والد صاحب، آپ کے دادا صاحب، خدا تبارک تعالیٰ ان کو جنت میں اچھی جگہ فراہم کرے، اس کے باوجود لسبیلا بھی پاکستان کے سب سے لوئسٹ ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس کا حصہ ہے، اور لسبیلا سمیت بلوچستان کا کوئی بھی ضلع نہیں ہے جو آئی ڈیولپمنٹ انڈیکس، یا اس کے بعد ایک آتا ہے ویری آئی ڈیولپمنٹ انڈیکس، میڈیم ڈیولپمنٹ انڈیکس میں بھی نہیں ہے۔ یہ ہمارے لیے باعث شرم ہے کہ ہم 1952 سے پاکستان کی صنعت، پاکستان کی تجارت، پاکستان کے گھر گھر کو گیس فراہم کرتے ہیں، لیکن ہمارے گھر میں پینے کا پانی نہیں ہے، جس کے لیے آپ کو 5-10 ہزار میٹر کنواں کھودنا نہیں پڑتا۔ اس کے لیے کمٹمنٹ کی ضرورت ہے، جو بلوچستان کے اندر پولیٹیکل لوگوں کے ساتھ ساتھ یہاں کی بیوروکریسی اور ڈیولپمنٹ ایکسپرٹ کی کمٹمنٹ کی وجہ سے نہ ہونے کی وجہ سے آج بلوچستان کے لوگ پینے کے پانی سے محروم ہیں۔ ہم تو گیس کی بات بھول گئے ہیں کہ ہمارے گھروں میں گیس فراہم کی جائے۔ تو یہ ایسی صورتحال میں قائد ایوان صاحب، آپ کے توسط سے جناب اسپیکر، میں چند چیزوں کی نشاندہی کروانا چاہوں گا کہ یہ صوبہ کبھی بھی خوشحالی کی راہ پر گامزن نہیں ہو سکتا جب تک اس صوبے کی لیڈرشپ نے اپنی کمٹمنٹ اور اپنی اس وطن کے ساتھ محبت کا اظہار نہیں کیا ہو۔ ہمیں کچھ تلخ حقائق ہیں جن کو بیان کرنا پڑے گا، اور ان تلخ حقائق کی وجوہات بھی جاننی پڑیں گی۔ جو صوبہ ایک ٹاؤن کمیٹی کی طرح اینول ڈیولپمنٹ پلان پہ گزارا کرتا آ رہا ہو گزشتہ 35 سال سے، دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں، کوئی ایسا شہر نہیں، کوئی ایسا ٹاؤن نہیں جو مجھے یہ بتائے کہ وہاں پر 1 سال کی پلاننگ ہوتی ہو۔ 1 سال کی پلاننگ صرف چوری اور ڈکیتی کے لیے ہوتی ہے، کرپشن اور کمیشن کے لیے ہو سکتی ہے، قوموں کی ترقی کے لیے، قوموں کی شرح تعلیم کو بہتر بنانے کے لیے، قوموں کی صحت کی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے، بلوچستان کے 18 لاکھ بے روزگار نوجوانوں کو روزگار دینے کے لیے 1 سال کی پلاننگ نہیں ہو سکتی۔ اور بلوچستان کے اندر یہ ڈرامہ بازی، بلوچستان کے اندر بلوچستان کے عوام کو دھوکہ دینے کا یہ سلسلہ گزشتہ کئی سال سے بڑی دلری کے ساتھ جاری رہا ہے۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں گا۔ جس صوبے میں 82% شہری پینے کے پانی سے محروم ہوں، جہاں 18 لاکھ بچے بے روزگار ہوں، جہاں 70% آپ کی آبادی ہیپیٹائٹس A B C جیسی بیماریوں کا شکار ہو، جہاں پر آپ کے تمام اسپتالوں میں صحت کی سہولتیں نہ ہوں، جہاں پر ایک صوبے کے سالانہ 1 لاکھ لوگ وہ کیا کہتے ہیں سکنس کی وجہ سے مائگریٹ کرتے ہیں کراچی، لاڑکانہ، اسلام آباد اور لاہور میں علاج کے لیے، تو آپ مجھے بتائیں کون سی بیوروکریسی تھی اور کون سے پولیٹیکل لیڈر تھے جنہوں نے بیٹھ کر صرف کوئٹہ کے لیے 10 ارب روپے کی بیوٹیفیکیشن کا پیکج رکھا؟ کیا وہ بلوچستان میں کوئی اور اضلاع موجود نہیں ہے؟ اور وہ بھی 10 ارب اگر کوئٹہ کی تعلیم، کوئٹہ کی صحت، کوئٹہ کے اسکول، کوئٹہ کے کالجز کے لیے ہوتے، ایمانداری سے کوئی اس پہ گلا شکوہ نہیں تھا۔ دنیا میں میں نے آج تک نہیں دیکھا ہے، فرانس دنیا کے قدیم ترین کیپٹلز میں سے ہے، ایتھنز کیپٹلز ہے، یونان میں کیپٹلز رہے ہیں، UK آپ کا جائیں، لندن میں ایک کیپٹل ہے، آپ نے کبھی سنا ہے کہ وہاں پر پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کے موقع میں سڑکیں کشادہ کرنے کے لیے پیسے مختص کیے جائیں؟ آپ خود گئے ہیں جناب والا، ہم سب جاتے ہیں میٹنگز کے لیے، کانفرنس کے لیے، آپ کو پیدل گڑیوں سے گزرنا پڑتا ہے، اور اسی پیدل جانے میں بھی آپ اپنی خوبصورتی، آپ لوگوں کے اندر پیسے کی ضیاع کے بجائے سیوک سینس ڈیولپ کرتے ہیں، ڈیولپمنٹ کا سینس ڈیولپ کرتے ہیں۔ لیڈرشپ کا مقصد صرف پیسے لانا، پیسے کو جان بوجھ کر غلط جگہوں پر استعمال نہیں ہوتا۔ 10 ارب روپے کوئٹہ میں سڑکوں کو کشادہ، یہ ڈرامہ ہر 5 سال بعد ہوتا ہے، یہ ہر 5 سال بعد یہ ڈرامہ ہو رہا ہے۔ 5-5 ہزار 10,000 فٹ جو ہے زمین خرید کے سڑکیں کشادہ کی جاتی ہیں، پھر انہی کشادہ سڑکوں پر 50-60 ریڑیاں کھڑی کی جاتی ہیں، جس میں لوکل SHO SP وغیرہ سب جو ہیں وہ ریڑیوں سے پتے لیتے ہیں۔ سڑک کیسی کشادہ ہوگی؟ وہ سڑک نہیں بنتی، وہ بڑی دکان بن جاتی ہے، وہ ایک چلتا پھرتا پلازا ہے۔ آپ کے پورے کوئٹہ میں آپ سیوک سینس کو ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ پیسہ بلوچستان میں تعلیم پہ خرچ ہونا چاہیے۔ ایک اور آپ کی نشاندہی آپ کی معلومات کے لیے کروں، جان جمالی صاحب چلے گئے، ابھی انہوں نے اپنی تقریر میں ذکر کیا کہ پٹ فیڈر کے میرے دوسرے نصیر آباد کے دوست بیٹھے ہیں مشرقی بلوچستان کے، مشرقی بلوچستان
ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में उसको सबसे ऊपर आना चाहिए था। आय ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में सिर्फ 5 अजला हैं, 4 का ताल्लुक पंजाब से है, 1 कैपिटल टेरिटरी है आपकी इस्लामाबाद है। बलोचिस्तान किसी एक में क्वालिफाई नहीं करता, हालांकि ये जिस तरह उन्होंने जिक्र किया कि ये ज़राअत के एतबार से बलोचिस्तान का सबसे तरक्की याफ्ता इलाका है या डिवीजन है, लेकिन वहां सबसे ज्यादा बीमारियों का शिकार है, सबसे ज्यादा तालीम की कमी, शरह तालीम की कमी आपके नसीराबाद डिवीजन में है, सबसे ज्यादा लोगों को तकलीफ वहां पे है। और तो और छोड़ें, हमें इरिगेशन के लिए इरसा रिवर सिस्टम अथॉरिटी, वो इरिगेशन के लिए सिंध वाले और इरसा वाले पूरे पानी फराम नहीं करते, लेकिन क्वेटा में बाबुओं ने बैठकर 14 अरब रुपए पट फीडर का वो गंदा पानी जिसे वहां के जानवर भी नहीं पीते, मेरे ख्याल इसकी तस्दीक आप करेंगे जमाली साहब, सलीम कोसो साहब, वो पट फीडर का पानी जो वहां के जानवर भी नहीं पीते, वो पट फीडर का पानी पाइपों के जरिए क्वेटा लाने का जो है उन्होंने मंसूबा बनाया और ये पीएचडीपी का हिस्सा भी बन गया। इस पे अभी एक जर्मन कंपनी को बाकायदा फिजिबिलिटी के लिए उन्होंने टेंडर भी दे दिए कि आप इसकी फिजिबिलिटी स्टडी करें। जनाबे वाला, जिन कौमों में क़यादत और उसके इदारे उनके साथ ऐसे मजाक करते हों, वहां गुर्बत 86% नहीं 100% तक जानी चाहिए। वहां पर पैसे के ज़िया के लिए ऐसे मंसूबे बनाए जाते हैं। आज हमारी तरजीह कौमों में हमारी कुशादा सड़कें नहीं होंगी, कोई आके ये नहीं देखेगा। आप जितनी भी कुशादा सड़कें बनाएं, जब हमारे दिमागों में फतूर और अफरा तफरी है, आपकी सड़कों पर ट्रैफिक अच्छी तरीके से रवान दवा नहीं होगी। आपने चंद लाखों रुपए पर ट्रैफिक की लाइट्स लगाने की बजाय आप रोज बिल्डिंगें गिराते हैं और सड़कें कुशादा करते हैं। इस कौम को खुद हम सबको तरबियत की जरूरत है, इल्म की जरूरत है, दानिश की जरूरत है। ये जो पैसा 18वीं तरमीम के बाद आया, चाहे वो गैस की रॉयल्टी कीमत से हमें मिले, एक वक्ता के बलोचिस्तान में गैस की कीमत वेल एट प्राइस बलोचिस्तान की पर MMBTU उस वक्त बलोचिस्तान की सिर्फ 30 रुपए थी, 60 रुपए और 70 रुपए। ये लड़ाई झगड़े के बाद बलोचिस्तान की गैस की रकम वेल एट प्राइस हमने 170 रुपए इसलिए नहीं की कि वो यहां आके बाबुओं की नजर बने, या जिस तरह मेरे दोस्त ने कहा कि 17 ग्रेड के ऑफिसर को 20 ग्रेड में बिठाया जाता है, चाहे वो एक्सीएन हो या कोई और डेवलपमेंट का लोग हो। तो जनाबे वाला, जब तक हम बलोचिस्तान के अंदर कुछ गवर्नेंस के कल्चर, जो गवर्नेंस के हवाले से कुछ जो एक सिस्टम डेवलप हो गया, उसको चेंज नहीं करते हैं, बलोचिस्तान के अंदर ना वो बाप की मंशूर की खुशहाली आ सकती है, ना बलोचिस्तान नेशनल पार्टी के मंशूर पर अमल दरामद कर सकते हैं। जी सना साहब। सर, मैं मुख्तसरन आपको दूसरी बात यह है कि हमने मिलकर चलना है। बात यह नहीं है कि यह कायदे ऐवान है, हम इस पे इख्तलाफ इसलिए नहीं है कि हम आपके रास्ते में रोड़े अटकाएंगे, हम आपके रास्ते में कालीन बिछाएंगे, हम आपके साथ ताउन करने के लिए तैयार हैं, लेकिन एक कमिटमेंट आप हमारे साथ करें। सरदार अख्तर मेंगल साहब ने जो 6 नुकात वफाक में पेश किए हैं, जनाबे वाला, उनका सबका ताल्लुक इस आईन से है। आपने भी इसी आईन के तहत सना साहब चेयर को एड्रेस करें। सॉरी, कायदे ऐवान साहब, मोहतरम स्पीकर साहब, कायदे ऐवान की जिम्मेदारियां ये हैं कि इस कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 8 से लेकर आर्टिकल 28 तक फंडामेंटल राइट्स की बात की गई है। जो 6 नुकात पेश किए गए हैं, उनमें अगर लापता अफराद का मसला है, फेडरल गवर्नमेंट अगर वो चाहती है कि हल हो, आपकी मदद और ताउन के बगैर हो नहीं सकता। इसीलिए हम चाहते हैं कि हम आपस में कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन और एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें कि अगर वफाकी हुकूमत चाहती है कि आइन और कानून के तहत बलोचिस्तान में इंसानी हकूक के मसाइल हल हों, तो उसमें हमें एक दूसरे के साथ मिलकर चलना होगा। सरदार अख्तर मेंगल साहब ने या बलोचिस्तान नेशनल पार्टी ने जो 6 नुकात पेश किए हैं, वो आपके डेवलपमेंट चैलेंजेस से मुतल्लिक हैं, डैम से मुतल्लिक है, सेंदक से मुतल्लिक है। इतना बड़ा मजाक किया गया सूबे के साथ। 2010 के बाद होना तो ये चाहिए था कि सेंदक के तमाम राइट्स हमें मिलते, हमारा जो सेक्रेटरी है वो बैठ के मुआहदा दस्तखत करता, लेकिन अक्टूबर 2017 में एक दफा फिर जो सेंदक का मुआहदा दस्तखत हुआ है, उसमें हमारा सेक्रेटरी बतौर गवाह पेश हुआ है, उसके दस्तखत भी मौजूद नहीं है। तो क्या हम सूबे के लिए हकूक ले सकते हैं? सीपैक से मुतल्लिक तमाम दोस्तों ने बात की, एक तफसील है मेरे पास, लेकिन मैं इंशाल्लाह कुछ जो आपने डेवलपमेंट डायरेक्शन अगर सेट करने हैं, ये 5-6 मेजर चीजें हैं। आपने सीपैक के हवाले से कमेटी बनाए, अपोजिशन और हुकूमती अरकान पर मुश्तमिल। इस वक्त का जो पोर्टफोलियो है, नवंबर 2017 तक
जो सी पैक का पोर्टफोलियो $60 अरब तक पहुंच गया है, यानी 6,000 अरब से ज्यादा का है। और आपके इल्म में होना चाहिए कि 6,000 अरब में से सिर्फ 700 मिलियन का एक पोर्टफोलियो बलूचिस्तान को मिला है, वो भी ग्वादर पोर्ट के हवाले से है, जिसकी रॉयल्टी बाद में भी वफाकी हुकूमत को मिलेगी, सूबाई हुकूमत को नहीं मिलेगी। तो 60 अरब के पोर्टफोलियो में से 33 अरब यानी 3,500 अरब जो हैं वो सिर्फ एनर्जी के लिए मुख्तसर हैं। एनर्जी यही है जिसका जिक्र मेरे दोस्त नसीर शाहवानी साहब ने किया। 15 मेगा प्रोजेक्ट्स एनर्जी के, इलेक्ट्रिसिटी के, बिजली के हुए, उसमें से 2 वायदे किए गए थे बलूचिस्तान के साथ, एक आपके शहर अब में, दूसरा ग्वादर में, और उन वादों के बावजूद दोनों एनर्जी के प्रोजेक्ट्स बलूचिस्तान में शुरू नहीं हो सके। इस वक्त पाकिस्तान के सिस्टम में 7,000 मेगावाट से ज्यादा बिजली जो है जनाब स्पीकर, वो पाकिस्तान के सिस्टम में सी पैक की बदौलत पहुंच गया है। बलूचिस्तान को सिर्फ 600 मेगावाट मिल रहे हैं, लेकिन अगर वो बलूचिस्तान को बिजली देना भी चाहें तो नहीं दे सकते, इसलिए कि इससे कबल जो भी हमारे लीडर थे, जो भी हमारे कायद थे, जो भी हमारे ब्यूरोक्रेट्स और एक्सपर्ट्स थे, उनको ये नहीं था पता कि आप जब बिजली के मंसूबे लगाते हैं उसके साथ ट्रांसमिशन लाइनों की जरूरत पड़ती है। बदकिस्मती देखिए या हमारे साथ लतीफा देखिए बलूचिस्तान के साथ, पाकिस्तान में इस वक्त 7,500 किलोमीटर 500 मेगावाट की जो है केवी की बिजली की लाइनें जाती हैं। पाकिस्तान के अंदर 13 ग्रिड स्टेशन है 500 केवी की, बलूचिस्तान में इन 13 ग्रिडों में से एक ग्रिड नहीं है। 7,500 किलोमीटर 500 केवी की ट्रांसमिशन लाइन में से सिर्फ 25 किलोमीटर 500 केवी की ट्रांसमिशन लाइन, जरा सुनिए वो क्यों है उन्होंने बिछाया है। वो इसलिए बिछाया है कि जो जिला लसबेला में अब के मुकाम पर जो अबको से बिजली पैदा होती है, इस बिजली को वापस कराची ले जाने के लिए। तो जिस सूबे के साथ वफाकी हुकूमत, उसके इदारे इस तरह का मजाक करें और हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप हम यहां पर छोटी छोटी बातों के लिए लड़ें कि हम मैं उस बातों में जाना नहीं चाहता हूं, तो मेरे ख्याल में यह सूबे के साथ सबसे बड़ी ज्यादती होगी। सना साहब, आपकी बातें तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन अभी तक 35 बंदे बचे हुए हैं जिन्होंने बोलना है। मेरे ख्याल रात के 2 बज जाएंगे। साहब, मैं आपसे छोटी सी गुजारिश करता हूं लाइटर मूड में। मैं सेनेट में जब रहा, कौमी असम्बली में रहा, तो एक चीज होती है जिस दिन कायदे ऐवान का इंतखाब होता है या बजट इजलास होता है या जिस तरह हमने कल परसों आपका इंतखाब किया, ऐसे मौक़ों पर कोई रिफ्रेशमेंट का बंदोबस्त किया जाता है, कोई चाय, कोई कॉफी, कोई लाइट लंच, कोई चावल छोले, कोई अंदर लाए नहीं, अंदर नहीं लाते जनाब, बाहर है। अब अंदर तो आप पानी की इजाजत नहीं देते, आप बाहर रख देते। बाहर है नहीं, आप स्पीकर चैम्बर में जाएं, आपको मिलेगा जी। वो सिर्फ स्पीकर चैम्बर में आप, ऐसे होता है कि अपोजिशन के एरिया में भी, लेडीज चैम्बर्स में भी, जहां पे भी हैं, ये कुछ उसूल है ताकि लोग रिफ्रेश हों। और मैं सिर्फ ये गुजारिश करना चाहता हूं कि इंसिस्ट न किया करें, उसकी एक वजह है कि मुख्तसर करें। मेरे ख्याल जाम साहब खुद भी इंजॉय कर रहे होंगे, क्योंकि उन्होंने काफी चीजें ऐसी होती हैं लोगों को बाद में, मेरे पास कोई 22-23 के करीब सब्जेक्ट्स हैं जो बाद में हम एडजर्नमेंट मोशन और मोशंस की सूरत में रेजोल्यूशन में लाएंगे। नहीं, आपसे तो बहुत कुछ सीखना है, आपको टाइम भी देंगे, लेकिन ये कि मैं सिर्फ आपके नॉलेज में लाया अभी मैं बोल नहीं सकता हूं, क्योंकि आप लोगों के अभी मैं खत्म करता हूं। मजीद 35 बंदों ने बोलना है। मैं बाकी चीजें जो है जाम साहब आपकी इजाजत से, जाम साहब की अरकान असेंबली बहुत नाजुक होते हैं ना, उनके दरमियान बोलना भी मुझे भी डर भी लग रही। नहीं, चलो थैंक यू जनाब स्पीकर साहब। एक और सबसे बड़ी ज्यादती जो हमारे साथ मुसलसल हो रही है, और ये टेक्निकली अगर इसको आप कहें, ये हमेशा इसीलिए होता है कि एनएफसी अवार्ड 4 से 5 साल डिले किया जाता है। एक जब डिले किया जाता है तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक आर्टिकल है, आर्टिकल 160, और आर्टिकल 160 का 3A बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एनएफसी अवार्ड वक्त पर आए तो आपके सूबे को सालाना 3 से 4, 5 से 10 अरब रुपए ज्यादा मिल सकते हैं। तो ये कोई 15 से 20 अरब रुपए का नुकसान बलूचिस्तान का सिर्फ 3 साल डिले करने की वजह से हुआ है। मैं ये समझता हूं कि इमीडिएटली अभी जब असेंबली का इजलास खत्म होगा, कायदे ऐवान अपनी जिम्मेदारियां संभालेंगे, आप हैसियत स्पीकर एक इस पर रूलिंग भी दें, आज देंगे या बाद में देंगे, कि बलूचिस्तान के इन नुमाइंदों की 1 करोड़ 20 लाख के लोगों के नुमाइंदों की इस ख्वाहिश पर एनएफसी अवार्ड जो है वो जल्द अज जल्द जो है दोबारा मुरतब किया जाए, जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट भी है। दूसरी बात यह कि सूबा इस वक्त बहुत बड़े आप फाइनेंशियल डेफिसिट का शिकार हैं। बलूचिस्तान को कम से कम 400 बिलियन 400 बिलियन चाहिए आपको स्मूथ टेक ऑफ के लिए। जब तक वो पैसे नहीं मिलते, अपोजिशन भी
جو ہمارے جو کانسٹیٹوئنٹس ہیں، ہمارے لوگ ہیں، وہ بھی ان تکلیف اور مشکلات سے نکل نہیں سکتے. جام صاحب کی جو حکومت ہے وہ بھی شاید بہتر طریقے سے ثبوتلی یہاں پہ جو اپنے کام انجام نہیں دے سکتا. میں ایک دفعہ پھر محترم اسپیکر صاحب آپ کا مشکور ہوں. جام صاحب ہماری نیک خواہشات اور تمنائیں آپ کے ساتھ ہیں. اپوزیشن کے تمام دوست وہ آپ کے ساتھ ہر معاملات میں، بالخصوص جو صوبے کے قومی اور اجتماعی مفاد کے معاملات ہیں، سی پیک ہے، این ایف سی ہے، سینڈک ہے، ریکودک ہے، لاپتہ افراد کی جو ہے اپنے گھروں کو واپسی ہے، بلوچستان میں ایک ہیومن رائٹس کے رجیم کو انٹروڈیوس کرنا ہے، ٹریفک کے نظام کو بہتر کرنا ہے، 25 لاکھ بچوں کو اسکولوں میں واپس بھیجنا ہے، 70% بیمار لوگوں کو اچھی صحت کی سہولتیں دینی ہیں. ان اجتماعی چیزوں میں ہم آپ کے ساتھ ہوں گے. لیکن اگر خدا نخواستہ گزشتہ حکومتوں کی طرح کسی نے آپ کے بھی سسٹم کو اپنی مرضی اور منشا کے مطابق چلانے کی کوشش کی تو پھر ہم سے گلہ نہیں کیجیے گا. ہم عوام کے نمائندے ہیں، بلوچستان کے حقوق ہمیں سب سے زیادہ عزیز ہیں. دوستی اور